स्वागत है क्राइम डायरी पर। एक ऐसी जगह जहां भूतकाल कभी सोता नहीं, जहां न्याय धीमा हो सकता है पर कभी मरता नहीं। हम गोता लगाते हैं उन सच्ची घटनाओं में जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। भूले हुए मर्डर्स से लेकर अनसुलझे रहस्यों तक। कोई री एनैक्टमेंट नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ सच्चाई, और सच्चाई जो खामोश नहीं बैठती। मैं और अगर आप अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सिर्फ एक जूनियर क्लर्क था हावड़ा की सेशंस कोर्ट में। साल था 1873 और कलकत्ता भाप और घोटालों से भरा था। लेकिन हमारी तैयारी उस घटना के लिए नहीं थी जिसे बाद में तारकेश्वर केस के नाम से जाना गया। यह सब एक बारिश वाली सुबह शुरू हुआ। एक आदमी कोर्ट में घुसा, बिल्कुल भीगा सा, आंखें धंसी हुई, मानो कई दिनों से नींद नहीं ली हो। उसका नाम था गोपी मोहन बोस, तारकेश्वर के शिव मंदिर का पुजारी। सांवले कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और छिपा था, कुछ धर्म से ज्यादा गहरा। उसने एक याचिका दायर की, बहुत साधारण सी, कॉन्जुगल राइट्स की मांग में। उसकी पत्नी एलोकेशी देवी घर से चली गई थी। वह बहुत छोटी थी, कम से कम 20 की, सुंदर, उस चांदनी तरह की सुंदरता से जिस पर आदमी 2 बार देखे, पुजारी 3 बार। हमने सोचा सामान्य झगड़ा है। फिर वो महिला कोर्ट में आई और सब कुछ बदल गया। वह अंदर आई जैसे कोई सांस ले रही हो, हल्के कदम, सिर झुका, आंखें नीचे। लेकिन जब उसने बोला तो दुनिया थम गई। मैं वापस नहीं जाना चाहती, उसने कहा, क्योंकि मेरा पति वो एकमात्र आदमी नहीं है जिसके साथ मैंने सोया हूं। कोर्ट में खामोशी छा गई, फैन भी थम गया लगा। उसने नबीन चंद्र बाबूअन का नाम लिया। अमीर जमींदार, मंदिर का नियमित दाता, एक सम्मानित आदमी जिसने मुस्कुराते हुए अपने पड़ोसी से पूछा, कैसा था आज का खाना? लेकिन उसकी दुनिया तब टूट गई। समाचार पत्रों ने हर विवरण छाप दिया। पुजारी की पत्नी ने कोर्ट में संबंधों की कहानी सुनाई। शिक्षित बंगाली वर्ग अपने बंद कमरों में फिजूल बातें कर रहा था, नैतिकता पर, पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव पर, और इस बात पर कि महिलाएं बहुत बोल्ड हो रही हैं। लेकिन मैंने कुछ और देखा। मैंने गोपी मोहन को कोर्ट के बाहर रोज घूमते देखा, एलोकेशी को जाते देखता। उसका चेहरा शांत था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। एक बार मैंने उसे कोर्ट के बाहर प्रार्थना करते देखा। आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसकी मुट्ठियां सफेद थीं, जैसे वो कुछ और पकड़े हुए हों। एक शाम मंदिर के पास मैंने उसे देखा। गोपी मोहन अकेला था, लाल देवदार के नीचे खड़ा था, अपने आप से बात कर रहा था, या फिर देवताओं से। मैं नहीं सुन पाया, लेकिन उसका लहजा मेरी हड्डियां ठंडी कर देने वाला था। उसने अचानक मुड़कर मुझे देखा, मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान गर्म नहीं थी। वो मुस्कान जानती थी कि कुछ होने वाला है। फिर फरवरी 1874 में यह हुआ। एलोकेशी गायब हो गई। शुरू में लोगों ने सोचा कि वो भाग गई है। कुछ लोगों ने कहा कि नबीन चंद्र ने उसे कहीं भेज दिया है, शायद वाराणसी, शायद विदेश। दूसरों ने सोचा कि वो छिप गई है, अपने पति के गुस्से से डरकर। लेकिन 3 रात बाद एक मछुआरे ने उसे पाया, मंदिर के कदमों पर। उसका गला काटा हुआ, उसकी साड़ी लाल थी, भगवान शिव की दृष्टि में। उसे रात में गिरफ्तार किया गया। उसके कपड़ों पर खून था, उसके बिस्तर के नीचे उसकी ओढ़नी मिली। जब उसे लॉकअप में लाया गया, मैं वहां था। उसने मुझे देखा और सिर हिलाया, जैसे हम कोई राज शेयर कर रहे हों। उसने कभी इनकार नहीं किया। वो सीधा खड़ा रहा। लग रहा था कि वो गर्व महसूस कर रहा है। उसने पवित्र स्थान को शर्मिंदा किया। उसने जज से कहा, मैंने उसके खून से उसे साफ किया। कुछ लोगों ने उसे शहीद कहा, दूसरों ने राक्षस। कुछ ने कहा कि वो धोखे से पागल हो गया था। दूसरों ने कहा कि नबीन चंद्र बहुत आसानी से बच गया। जब गवाही के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई, मैंने उसका चेहरा देखा। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ खामोशी। सालों बाद जब मैंने सेवानिवृत्ति ले ली, मैं तारकेश्वर के मंदिर गया। तीर्थयात्री अभी भी आते थे, पुजारी गाना गाते थे, पत्थर के कदम अब धोए जा चुके थे। लेकिन मैं अभी भी देख सकता था खून, झूठ, वो महिला जिसने सच बोला और अपने जीवन के लिए भुगतान किया। कभी कभी रात में मैं सोचता हूं कि क्या वो अब भी वहां भूत बनकर घूमती है? क्या उसकी आवाज समय के गलियारों में गूंजती है? सचमुच किसने पाप किया, किसका खून बहा, और कौन बच गया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं
ताकि आपको हमारी हर कहानी मिलती रहे। क्योंकि क्राइम डायरी में सच्चाई हमेशा बाहर आती है, भले ही उसे ढूंढने में दशक लग जाएं, भले ही वो हमें डरा दे। सावधान रहें, जिज्ञासु रहें और याद रखें, अगर अपराध को क्षमा नहीं किया गया तो कभी भूला भी नहीं जाएगा।